अब शनि की जो साढ़े साती है वो कैसे होती है? आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लो यहाँ पे बैठ गया, और जब शनि जो हमारा नेचुरली जो ट्रांजिट करता है, गोचर में जो चलता है, कुंडली में मून कहीं पे भी बैठा हो उसमें, अगर शनि की जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर आ जाए, मून के ऊपर आ जाए, या फिर दूसरे भाव में आ जाए, मून से 12वें में आए, मून से पहले में आए, या मून के दूसरे भाव में आए, तो वहां पे साढ़े साती का प्रभाव होगा। शुरू कैसे होगी साढ़े साती? जब मून के 12वें में आएगी, तो यहाँ से शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, और जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, इस हाउस को क्रॉस नहीं करेगी, मीन्स यहाँ तक नहीं आएगी, तब तक साढ़े साती खत्म नहीं होगी। ये 7.5 साल चलती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो सबसे पहले ये चीज भी देख लेना कि कहीं उनकी साढ़े साती तो नहीं चल रही है, ये चीजें तो नहीं है, ये भी आप जरूर देखिएगा। अब इसमें हाँ, मैं प्रणाम। प्रणाम। अब इसमें आगे मैं आती हूँ, एक सेकेंड। मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ। शनि के साढ़े साती ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। यह तब शुरू होती है जब शनि ग्रह चंद्रमा से 12वें हो, पहले हो, और दूसरे भाव से गुजरता हो। तो साढ़े साती की कुल अवधि लगभग 7.5 साल की होती है, इसलिए इसे साढ़े साती कहते हैं। अब साढ़े साती को 3 चरणों में बांटा गया है बेसिकली। जो पहला चरण होता है, पहला चरण कौन सा होता है? जब शनि चंद्रमा से 12वें में हो, तो क्या होता है? जब शनि चंद्रमा से 12वें में होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। बेसिकली मेंटली डिस्टरबेंस आती है। कई बार छोटी छोटी बातों में तनाव भी बढ़ जाता है, कुछ लड़ाई या इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी हो जाती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, और पैसों की उनको नुकसान भी हो सकती है, उधार लेने की स्थिति भी बन सकती है। अगर साढ़े साती चल रही है, उसकी जो आरंभ हुई है 12वें भाव में, कि 12वां भाव क्या है? खर्चों का है। अब चंद्रमा से 12वें शनि आया तो खर्चे भी हो सकते हैं। इस समय में अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, मानसिक तनाव होगा, शारीरिक थकावट, हेल्थ इश्यूज जो होती है वो भी बन सकता है। नींद ना आना, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है? नींद का होता है। हम जो 12th हाउस देखते हैं, 12th हाउस हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? नींद ना आना, ये सब चीजें। आंखों से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस को भी हम आंखों से कनेक्ट करते हैं। जब मैं हाउस के इसमें आऊंगी, बताऊंगी किस हाउस से कौन से बॉडी पार्ट देखे जाते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट 12th हाउस से हम आंखों से संबंधित समस्याएं भी आती है। तो जब साढ़े साती शुरू होती है तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, और पेट से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। ये पहले हाँ, ये चरण में। खिला देना। अब नहीं, आप कुछ पूछना खिला है? अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में शनि जब चंद्रमा के ऊपर, यानी कि उसके साथ में ही होता है, तब क्या होता है? तब व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव भी अधिक रहता है। अब इस समय में इनको कैरियर में अस्थिरता, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और व्यवसाय की हानि भी हो सकती है। हो सकता है काम में इनको लॉस भी हो। फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, असंतोष बढ़ सकता है, मीन्स जो मेंटली प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ सकता है, रिश्तों में खटास भी आ सकती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है, और निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब अ, शनि जो है सीधे चंद्र के ऊपर एक विष दोष भी बन जाता है एक तरह से यहाँ पे। और मून जो है कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है? चंद्र का, और चंद्र घर का सुख भी होता है। तो कहीं ना कहीं घर के सुख में भी कमी आ जाती है, छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती है। अब शनि का जब तीसरा चरण, यानी कि शनि जब चंद्रमा से दूसरे भाव में, अब ये उतरता हुआ है, 12वें में चढ़ता हुआ था, ये उतरता हुआ होता है। तो यहाँ पे धन की समस्या, आर्थिक स्थिति बनी रह सकती है। उधार चुकाने की समस्या भी हो सकती है, हो सकता है किसी से उधार लिया हो वो भी नहीं
चुका पा रहा हो, ये चीज भी आ सकती है। परिवार में लड़ाई झगड़ा विवाद, पारिवारिक रिश्तों में कठिनाई, ये सब चीजें होंगी, बीमारियां होगी। समाज में एक स्टेटस जो है कहीं ना कहीं वो घटता है, आलोचना का सामना करना पड़ सकता है कुछ इंसल्ट वगैरह भी हो। तो ये जो होती है, ये शनि के साढ़े साथी के 3 चरण है जब ये सारे इश्यूज होते हैं। इसीलिए शनि के जो साढ़े साथी, उसे बहुत ध्यान से समझना होगा। अब हर भाव में, जैसे कि शनि के जो साढ़े साथी होती है, हर एक के अलग अलग भाव में साढ़े साथी का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी के में चंद्र पहले भाव में बैठा है, किसी के दूसरे भाव में बैठा है चंद्र, कभी ना कभी तो साढ़े साथी आएगी। हम्म। बट वो हाउस के अकॉर्डिंगली क्या इफेक्ट आएगा उसको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें हाउस। इसमें राशि भी देखनी है? नहीं, राशि बिल्कुल देखोगे, वो बाद में देखोगे, पहले इस चीज को समझ लो। अच्छा, घर देखना है, अच्छा। हाउस, ठीक है ना। मान लो पहले भाव में जो फर्स्ट हाउस है, कुंडली का फर्स्ट हाउस, उसमें शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा होगा? व्यक्ति को स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव भी होता है। फर्स्ट हाउस हम क्या देखते हैं? अपनी हेल्थ वगैरह देखते हैं, हेल्थ इश्यूज हेल्थ। हम्म। देखते हैं। तो अगर जब शनि की साढ़े साती का प्रभाव फर्स्ट हाउस में होगा तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं सेकंड हाउस से, बताओ। वेल्थ, वेल्थ, फैमिली रिलेशन, पैसा, फैमिली। बैंक बैलेंस। बिल्कुल। जब यहाँ पे शनि की साढ़े साती का प्रभाव पड़े तो इससे रिलेटेड, आर्थिक समस्या से रिलेटेड, पारिवारिक फैमिली, क्योंकि फैमिली भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। थर्ड हाउस से, अब अपने आप बताओ आप। पराक्रम, भाई बहन। हम्म, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम आएगी, वाद विवाद हो सकता है। फोर्थ, छोटी यात्राएं। चौथे भाव से, छोटे, फोर्थ से तो घर। होते होते माता को देखते हैं। हम्म, अच्छा, लैंड को देखते हैं। बिल्कुल, और संपत्ति को देखते हैं, मन को देखते हैं। काम करते हैं। गाड़ी बंगला। तो हाँ बिल्कुल, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवें भाव से, संतान, नॉलेज, शिक्षा, संतान, नॉलेज, तो इनसे रिलेटेड एडुकेशन। प्रॉब्लम आएगी। छठे भाव से, ऋण, रोग, छोटे रिपू, भाव से जॉब, रोग, जो शत्रु, सर्वेंट वगैरह। शत्रु, सर्वेंट, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। सातवें भाव से, स्पाउस, पार्टनरशिप। व्यापार। बिल्कुल, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब एट हाउस, ये तो आपका प्रॉब्लम, पेन है। अचानक तंत्र मंत्र। समस्या, कोई भी समस्या अचानक आनी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, भय, ये सब एट हाउस से देखते हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। नाइन्थ हाउस, लक, फादर, भाग्य, धर्म के काम ट्रांसफर, में बाधा, भाग्य। तो नाइन्थ हाउस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। टेंथ हाउस, कर्म प्रोफेशन, में, कर्म, प्रोफेशन में। कर्म। कैरियर, तो काम में अस्थिरता हो सकती है, स्टेबिलिटी नहीं होगी। हो सकता है प्रमोशन हो रहा हो, डिमोशन हो जाए, नौकरी नहीं लग रही हो, ये चीजें हो सकती है। इलेवेंथ हाउस, इच्छा, भाग्य हो गया। फ्रेंड, समाज, सोशल सर्कल, भाग्य इंसान का। इलेवेंथ हाउस भी एक बड़े इनकम, भाई, इनकम का, बड़े भाई बहन का रिश्ते, मित्रों से विवाद, बिल्कुल। ट्वेल्थ हाउस, खर्चा तो खर्चों में क्या होगा? वृद्धि होगी, मानसिक तनाव बड़े होगा, बढ़ नींद जाएगी। नहीं आएगी, ये सारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे साढ़े विदेश साथी के यात्रा होगी, दौरान, वो भी रुक जाएगी। हाँ, विदेश यात्रा होगी, वो भी रुक जाएगी। वो भी रुक जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो साढ़े साथी के दौरान सभी अनुभव नकारात्मक नहीं होते, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे समय सीखने का, बेसिकली शनि क्या होता है, सिखाता है चीजों को। उसका काम है एक डिसिप्लिन लाना। अगर बंदा, जो जिसके भी शनि की साढ़े साथी चल रही है, वो परिश्रमी हो, अनुशासित हो, अगर व्यक्ति इस समय धैर्य से और परिश्रम बनाए रखे, तो उसे लाभ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साथी खराब ही है, वो डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है। पर्सन अगर इस बात को समझता है कि मुझे हर काम डिसिप्लिन में करना है, शनि का काम ही एक डिसिप्लिन लाना है,
हमारे अंदर। तो जब पर्सन इस चीज को समझ जाता है तो उसको लाभ भी मिलता है। ठीक है। मैम उपाय अभी एक कुंडली से बता दीजिए गोचर का, गोचर के मैं अभी हिसाब से। बताऊंगी, मैं अभी बताऊंगी, पहले मैं कोई और चीज बताने दीजिए। एक सेकेंड। जी, मैं उपाय के लिए भी बता देती हूँ आपको। जब शनि की 7.5 हो तो उपाय क्या करना है, एक बार उसको भी सुन लीजिए आप, फिर मैं कुंडली में भी बताऊंगी। ओम शनि शनिचराय नमः का मंत्र का जाप करना है। किसी की भी 7.5 चल रही हो, ये मंत्र का जाप जरूर करवाना है। दूसरा, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। शनि देव को काले तिल या सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंद, जो जरूरतमंद होते हैं उन्हें काले वस्त्र, उड़द की दाल, काले तिल का दान करेंगे। शनि यंत्र की को धारण करेंगे और उसकी नियमित रूप से पूजा करेंगे। इन उपायों से 7.5 का प्रभाव कम किया जाता है और इससे अधिक सकारात्मक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये उपाय है शनि के 7.5 के, आप ये उपाय कर सकते हैं। क्लियर। हम्म। मैम अब धारण करना मतलब, हाँ बोलो। शनि यंत्र को धारण करना मतलब? शनि यंत्र आता है, उसको आप अपने घर पे लगा के उसकी पूजा करना, बेसिकली मंदिर में लगा के या कहीं घर पे लगा के उसकी पूजा करना डेली रूटीन में। मतलब पूजा वही हो जाएगी कि करते जिसका कैसे हैं मंत्र उसकी? का जाप करेंगे रख के सामने, वो पूजा हो हाँ जाएगी ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैं एक दिखाती हूँ आपको कुंडली, मेरे ख्याल से उसकी 7.5 उतरती हुई है कि नहीं है, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं नहीं मैम, आज का जो गोचर है शनि, उससे ही बता दीजिए, उससे समझ आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कुंडली में भी तो होना चाहिए ना, तभी समझ में आएगा, ऐसे आज के गोचर से नहीं समझ में आएगा। अच्छा। हम्म। एक सेकेंड, देखिए शेयर करती हूँ आपको। अब ये मेरे पास एक कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे चंद्र कहाँ पर है, देखो इधर है, 11वें भाव में। हम्म। हम्म। हाँ। अब 11वें भाव में चंद्र है, मैं इसका ट्रांजिट लगाती हूँ साथ में। हम्म। ये हमारा ट्रांजिट हो गया। शनि का देखो कहाँ पे ट्रांजिट में घूम रहा है, ये देखो, ये रहा शनि, दिख रहा है हम्म। 12वें घर में। 12वें घर में। अब देखो ये कौन सा चरण है शनि का, पहला दूसरा तीसरा बताओ। फर्स्ट। फर्स्ट कैसे? नहीं, अच्छा, आखिरी चंद्रमा चरण से है। कहाँ है? शनि ऐसे घूम रहा है, 24। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ से ऐसे घूमेगा। पहला चरण हम्म। होगा यहाँ से, यानी कि जब शनि 10वें भाव में आएगा। दूसरा चरण जब शनि चंद्र के ऊपर आएगा, जब 11वें भाव में आएगा। और आखिरी चरण जब शनि 12वें में आएगा, तीसरा चरण। ये तीसरा चरण हो जाएगा हाँ जी, ये तीसरा चरण होगा, ये अब खत्म होने वाला 12वें भाव में। तो मैम अभी तो आपने जो 12वें भाव में पहला चरण बताया था। है। हाँ, अब मेरे पास जो कुंडली में उसी में बताऊंगी ना। अगर अब मैं इसका पहला चरण ले आती हूँ, देखो मैं तो एग्जाम्पल बताऊंगी ना। ये लो, देखो जब शनि यहाँ पे आएगा 10वें में, तो ये इसका हम्म। पहला चरण हो जाएगा। नहीं मैम, मून के तो पीछे है ना, तो ये 12वां हो गया ना फिर एक तरह से। मून के बाद, अभी मैंने आपको बताया था, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना। जब पहला चरण होता है जब मून के 12वें में हो। हम्म। तो पहला चरण मून के 12वें में हो गया पीछे, हम्म। और जब इसके ऊपर आएगा तो हम्म। दूसरा हो जाएगा, हम्म। और जब सेकंड में जाएगा तो थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल तो अब ये थर्ड है इसका मतलब अब। सही। बिल्कुल।
हम जब चलते हैं तो पहले जो आएगा वो पहला होगा ना। अब ठीक है। शनि ट्रांजिट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पहले भाव में जाएगा, दूसरे भाव में जाएगा, तीसरे भाव में जाएगा, चौथे भाव में जाएगा, पांचवें भाव, 6 7 8 9। पहले क्या आ रहा है? 10 आ रहा है कि पहले सीधे 12 आ रहा है? वो वो चंद्र मैम से वो चक्कर हो गया जंप कि थोड़ी ना 12, करना 12 नंबर वो वहां चली गई, मैं 12 पे। है। ठीक है, ठीक है। चंद्र से 12वें, अगर कहेंगे किसी भी प्लेनेट से 12वां जो हाउस होगा वो उसके पीछे वाला होगा, आगे वाला नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। और किसी भी प्लेनेट का समझ दूसरा गई। जो कहेंगे वो उसके आगे वाला होगा। ठीक है, ठीक ठीक है है, मैम। क्लियर? क्लियर। इस तरह से देखते हैं शनि की साढ़े साती। अब शनि की साढ़े साती के साथ ही एक और चीज होती है, ढैया। हम्म। ढैया कैसे होती है ये भी समझ लो। शनि की साढ़े साती का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शनि के गोचर से संबंधित है, यानी कि शनि के ट्रांजिट से संबंधित है। वो क्या है? ढैया। ये तब होता है जब शनि किसी राशि से चौथे 8वें भाव में हो। अब ये अवधि लगभग 2.5 साल की होती है। इसमें कह सकते हैं जब ये टाइम भी होता है तो काफी कठिनाइयों वाला होता है, चुनौतियों वाला होता है। लेकिन अगर अपनी सकारात्मक दृष्टि जो भी है, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन रहोगे तो डेफिनेटली वहां पे भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में कुंडली बिल्कुल। वृषभ राशि में स्थित है और शनि का गोचर हो रहा है। शनि वृषभ राशि से चौथे या 8वें भाव में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे शनि की ढैया चलेगी। यहाँ पे हम कहेंगे शनि की ढैया है। जैसे कि अब इसमें जो आपके सामने कुंडली है, हम्म। चंद्र यहाँ पर है। मैंने क्या कहा? किसी भी राशि में, राशि से चौथे यानी कि चंद्र से चौथे या 8वें में हो, चंद्र यहाँ पर है। चौथा कौन सा हो गया? 1 2 3 सेकंड 4, हाउस। सेकेंड हाउस। 5 हम्म। 6 7 8। जब यहाँ 6। पे शनि ट्रांजिट करेगा तो शनि की ढैया चलेगी। क्लियर? समझ में आया? कहीं भी चंद्र हम्म। बैठा हो, चंद्र से चौथे या 8वें में जब शनि का गोचर होता है तो वहां पे ढैया होती है। एक शनि की साढ़े साती और सेम शनि की ढैया, ये इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, मैंने जैसे उसके लिए बताया, इसका भी बताती हूँ। शनि की साढ़े साती का जिस तरह से एक्सप्लेन किया है चौथे में। अब यहाँ पे शनि की जो ढैया है वो कौन से में आएगी? सबसे पहले तो चौथे में, चंद्रमा से चौथे चौथे में। में। तो हम्म। चौथे भाव में शनि का अगर गोचर हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये मदर की हेल्थ खराब होगी, यहाँ चौथा घर हो गया चंद्रमा से। मदर का हेल्थ मदर की खराब होगी ना। बिल्कुल फोर्थ हाउस। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। किसकी हेल्थ को? मदर की। मदर की। अदर। माँ का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाएगा, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है किसी कारण। व्यक्ति का मानसिक तनाव, इसके कारण जो ये प्रॉब्लम आई है उसके कारण क्या होगा? मेंटली डिस्टरबेंस भी हो सकता है पर्सन, जब कोई ऐसी इश्यूज आती है। संपत्ति, 4th हाउस हम संपत्ति भी देखते हैं। संपत्ति भी, हाँ। तो व्यक्ति को अपने घर या जमीन संबंधित कानूनी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कोई संपत्ति का मामला कोर्ट में फंस सकता है जिसकी वजह से आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। 4th हाउस से हम गाड़ी भी देखते हैं। गाड़ी खराब भी हो सकती है, दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। मेंटल इश्यूज, 4th हाउस मेंटली डिस्टरबेंस भी दे देता है अगर खराब हो तो। नींद नहीं आना, अगर 4th हाउस खराब है तो ऐसे पर्सन को नींद नहीं आती। आप अगर कुंडली में भी देखोगे ना, किसी का 4th हाउस खराब है वो रात को सोता नहीं है। हम्म। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि 12वां भाव हो नींद खराब होती है, लेकिन 12वां भाव हो नींद खराब नहीं होती। 12वां भाव सिर्फ ये बताता है कि नींद कैसी होगी, लेकिन नींद जो नहीं आती है उसका कारण चौथा भाव है। अगर चौथा मून से भाव चौथा। होगा ना तो नींद नहीं आएगी।
अब अष्टम मतलब भाव। ये शनि की वजह से होगा बस। हाँ, मून से फोर्थ में शनि होगा तभी। शनि शनि शनि, शनि से शनि का, चौथे, हाँ। सॉरी, चंद्र से चौथे शनि हो तो। ट्रांजिट में देखना है ये, कुंडली में हम्म। जहां चंद्र है वहां से हमने ट्रांजिट का शनि देखना है। अगर वो चौथे में हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब आठवें में, आठवां घर किसका होता है? आठवां घर भी स्वस्थ का होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का होता है। तो व्यक्ति ज्यादा ही असाध्य बड़ी रोग। बीमारी। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे अचानक कोई बड़ी बीमारी होना, दुर्घटना का यहाँ पे आपको सेल्फ ध्यान हो हो। जाएगा। हाँ, वहां पे मदर की हेल्थ देखिए, यहाँ सेल्फ की दिक्कत होगी। नहीं, वहां सेल्फ की। हाँ, 8 में। आठवें भाव से हम अपना सेल्फ का देखते हैं, आठवें भाव से किसी रिलेशन वही, को देखते ही नहीं है। बिल्कुल। अचानक कोई बड़ी बीमारी का पता चल सकता है, दुर्घटना का शिकार हो हम्म। सकता है। आर्थिक हम्म। समस्या, नौकरी में अचानक निकल सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का काम है आठवें घर का। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, वित्तीय पैसों से रिलेटेड जो भी है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोई अचानक चेंजेस आएंगे उसके लाइफ में। एट्थ हाउस क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ना कुछ अचानक चेंजेस आ सकते हैं व्यक्ति में। हो सकता है कि नौकरी के लिए जगह चेंज करे, ये भी चीज हो सकती है। नया शहर चला जाए, नई जगह पर उसको थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। ये सब एट्थ हाउस में। रिश्तों में तनाव। अब आठवें भाव से हम किस कौन सा रिश्ता देखते हैं अगर देखना चाहे तो? स्पाउस का घर। इन लॉज, स्पाउस का मायका। स्पाउस का मायका। तो इन लॉज से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन लॉज से। ठीक है ना? पारिवारिक माहौल जिसकी वजह से खराब हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इन लॉज से प्रॉब्लम आई तो घर का माहौल तो खराब होगा ही होगा, माहौल खराब हो गया। और मेंटली डिस्टरबेंस आएगी। आप उपाय यहाँ पे क्या करना है? अगेन, शनि का मंत्र जाप करना है। ओम हम्म। शनिचराय नमः का मंत्र जाप करो। सुबह हमेशा व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह शनि का मंत्र जाप करना है। इससे उसे मानसिक शांति मिलती है और शनि का प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। हनुमान जी की पूजा करना है, हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान मंदिर जाके पूजा करनी है। इससे उसे आत्मबल में वृद्धि होगी और शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। शनि का यंत्र धारण कर सकते हैं, इसे नियमित रूप से पूजा करना है। शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और दैया के प्रभाव भी कम, मतलब कम होने में मदद मिलेगी। यहाँ पे दान करना है क्या? उड़द की दाल, काले दाल जो होती है, काले तिल, ये शनि के होते हैं। काले वस्त्र, ये सब हम दान कर सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। और धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये चीज तो करनी ही करनी है, ठीक है ना? ये होती है शनि की साढ़े साती और दैया। ये क्लियर हो गया कैसे हम देख? दान करना किसको है? जो जिस पर्सन की हो रही है कुंडली में। नहीं नहीं, तो उसको किसको दान करेगा ये सामान? आप किसी भी गरीब को देगा? देखो, कोढ़ी वैसे को मैं देगा? कहूंगी, अगर मैं मंदिर कहूंगी में तो देगा? घर बनाता है ना, जो घर बनाता है बेसिकली वो शनि के लिए कारक होता है। कंस्ट्रक्शन के जो घर है उनको दो, वो ज्यादा बढ़िया है, उनको दो। लेबर मतलब जो लेबर होती है वो। हाँ, लेबर, लेबर, उनको दो। बेसिकली क्या है कि लेबर को खुश रखना है, ये नहीं कि 4 8 6 दिन तो लेबर को पीटना है उनसे, और 7 दिन खुश करना है, ऐसा नहीं है। लेबर को खुश रखना है, मेन मुद्दा ये है। जी, बिल्कुल क्लियर। शनि का टॉपिक मैं इस एक चीज पूछूं, इसमें शनि यदि रेट्रो हो तब? तो भी शनि की साढ़े सात ही होगी। नहीं, उसमें पीरियड बढ़ नहीं जाएगा 7.5 के इसमें, हाँ, वो तो बढ़ जब जाएगा। रेट्रो होगा? नहीं 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 नहीं। 2.5 साल बढ़ जाएंगे? नहीं, नहीं बढ़ेगा नहीं, वो ही रहेगा, साढ़े सात ही रहेंगे। हाउस तो वही है ना, रेट्रो है तो बस वो पिछले हाउस का भी प्रभाव देगा, टाइम नहीं बदलता। अब मेरे बेटे की तो 19 साल चली है और पहली शनि की बात, एक दशा। बात बताऊंगी, गोचर में रेट्रो शनि जो होता है ना, वो थोड़े टाइम हम्म। पीरियड के लिए होता है। कुंडली वाला अच्छा। रेट्रो अलग होता है, गोचर वाला रेट्रो अलग होता है, वो मैं बताऊंगी आज। ठीक है ना? ठीक, ठीक है। अब काल सर्प, एक और योग दोष होता है काल सर्प का, उसको भी समझते हैं। हम्म।
कालसर्प योग देखने के लिए जन्म कुंडली में राहु केतु के बीच में सभी ग्रह का होना आवश्यक है। यानी कि जब हम कालसर्प देख रहे हैं तो राहु केतु के एक साइड जब सारे ग्रह आ जाते हैं उसे हम कहते हैं कालसर्प दोष। और इसमें भी निम्नलिखित चरण, बेसिकली चरण होते हैं जिसको हमें समझना होगा। पहले तो समझ लीजिए कालसर्प योग की पहचान कैसे करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो कुंडली है देखनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ये आपके पास करेक्ट होना चाहिए। वहां पे आपने राहु केतु की जो प्लेसमेंट है वो देखनी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर राहु, जैसे राहु केतु हमेशा अपने से साथ में चलते हैं, 180 डिग्री के अंतराल में ही चलते हैं। Next online time is in 10 minutes. Please come online. Hi, your next online time is in हाँ, 10 minutes. और Please come सभी online. ग्रहों की यहाँ पे हमने स्थिति देखनी है कि देखना क्या है कि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में स्थित है या सभी ग्रह राहु केतु के बीच में है, और किसी भी ग्रह के राहु केतु की दूरी को पार तो नहीं किया, मतलब एक ही साइड सारे प्लैनेट आ गए, या कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं है जो राहु केतु को पार करके दूसरे साइड भी चले गए, अपने से सातवें भी चले गए बेसिकली। तो ये सारा चेक करना है। अगर सारे प्लैनेट एक ही साइड आ गए हैं तो उसमें राहु केतु का दोष लग जाता है, मतलब सॉरी कालसर्प का योग बन जाता है। अब कालसर्प के योग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम तो सिर्फ कहते हैं कि कालसर्प है, लेकिन इसमें भी प्रकार है, ठीक है। उसको कैसे समझना है ये मैं बता रही हूँ अब आपको। सबसे पहला कालसर्प, हर भाव को लेके हम कालसर्प के बारे में बात करेंगे। कालसर्प दोष विभिन्न भावों में स्थित होकर जातक के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। ये प्रभाव, ये हर भाव में कालसर्प दोष का प्रभाव का जो विवरण है वो इस तरह से है। जैसे कि पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में कालसर्प दोष बन रहा है तो उसे कहते हैं अनंत कालसर्प दोष। अच्छा, इसमें क्या है, राहु पहले केतु सातवें, राहु पहले केतु सातवें, ये होता है कालसर्प दोष। अगर पहले हाउस में बन रहा है तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, आ, उसका स्वभाव, क्योंकि नेचर देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव में अस्थिरता होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, स्वास्थ्य हेल्थ भी देखा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और मानसिक तनाव और शारीरिक रोग का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। ये फर्स्ट हाउस का है। सेकेंड हाउस अगर दूसरे भाव में पड़ रहे हैं, मतलब कि कालसर्प दोष, पहले मैं एक बार आपको वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सेकेंड, जो पहला है अनंत काल शब्द दोष। अनंत काल शब्द दोष में जब राहु पहले केतु सातवें में हो तो अनंत काल शब्द दोष बनता है। दूसरा है कुलिक काल शब्द दोष, जब राहु दूसरे में और केतु आठवें में हो तो ये कुलिक काल शब्द दोष बनता है। वासुकी काल शब्द दोष, जब राहु तीसरे में और केतु नौवें में है तो वासुकी काल शब्द दोष बनता है। शंखपाल काल शब्द दोष, जब राहु चौथे में है और केतु दसवें में है तो यहाँ पे शंखपाल काल शब्द दोष बनता है। और पद काल शब्द दोष जो होता है वो है पांचवें में राहु और केतु 11वें में हो। महापद काल शब्द दोष राहु छठे में और केतु 12वें में है। पक्ष काल शब्द दोष राहु 7वें में और केतु पहले भाव में। क्रकोटक काल शब्द दोष राहु 8वें में और केतु दूसरे भाव में हो। शंख चूर्ण काल शब्द दोष राहु 9वें में और केतु तीसरे भाव में हो। घटाकेश काल शब्द दोष राहु 10वें में और केतु चौथे भाव में हो। विषधर काल शब्द दोष राहु 11वें में और केतु 5वें में हो। और शेषनाग काल शब्द दोष राहु 12वें में और केतु छठे भाव में हो। तो ये हर भाव में जो काल शब्द दोष पड़ता है उनके अपना नाम है, लेकिन आपको ये याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि अगर इस भाव में काल शब्द दोष पड़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। वो बहुत इजी है, जल्दी समझ में भी आ जाएगा आपको। जैसे कि फर्स्ट हाउस में अगर काल शब्द दोष पड़ रहा है तो अनंत काल शब्द दोष था। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस क्या है, हमारे हेल्थ का है,
आत्मविश्वास का है, स्वस्थ का है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक रोग हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ, शरीर हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। सेकंड हाउस, अगेन सेकंड हाउस किसका है हमारा? पैसों का है, धन का है, परिवार का है, वाणी का है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आर्थिक रिलेशन में आर्थिक समस्या हो सकती है। इससे रिलेटेड सेकंड हाउस में अगर पढ़ रहा हो तो ये प्रॉब्लम होगी। अब थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम का है, भाइयों से मतभेद का है, व्यक्ति का अपने भाइयों के साथ बनती ना हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और पराक्रम में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, अपना एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आती हुई, जहां पे उसे असफलता मिलती है। फोर्थ हाउस किसका है? हमारा मातृसुख, मदर का है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम, माता से संबंधित स्वास्थ्य को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, तो संतान से रिलेटेड संबंध कोई समस्या हो सकती है। शिक्षा का होता है तो शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। संतान संबंधित समस्या, शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है अगर फिफ्थ हाउस से कालसर्प दोष हो। सिक्स्थ हाउस में अगर कालसर्प दोष बन रहा हो तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, शत्रुओं का कष्ट, क्योंकि सिक्स हाउस किसका है? स्वास्थ्य का है, हेल्थ का, लोन भी देखते हैं, ऋण भी देखते हैं, रिपोर्ट भी देखते हैं, ये सिक्स हाउस होते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो सकती है, शत्रुओं से रिलेटेड कष्ट हो सकता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या, शत्रुओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगेन सेवेंथ हाउस हमारा मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन, व्यापार। सेवेंथ हाउस हमारा रिलेशनशिप का है, मैरिज लाइफ का है। तो अगर सेवेंथ हाउस में कालसर्प दोष होगा तो मैरिज लाइफ में इश्यूज होंगी, पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कलह होगा, व्यापार, क्योंकि सातवें भाव से हम व्यापार भी देखते हैं, तो वहां पे भी आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अब एट्थ हाउस किसका है? आकस्मिक दुर्घटना, जीवन में अनिश्चित कुछ अनहैपनिंग की, कुछ भी अचानक होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सब चीजें सेवन एट्थ हाउस से देखते हैं, तो एट्थ हाउस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नाइन्थ हाउस हमारा जो होता है वो हमारा भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तो भाग्य साथ नहीं देगा। धर्म के कोई भी काम करो, ये कहो कि पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगेगा, अगर हम कहेंगे ना पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, तो ऐसा पर्सन पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, उसमें भी रुकावटें आती है। अगर टेंथ हाउस में हो तो टेंथ हाउस हमारा कैरियर का हो गया, समाज प्रतिष्ठा, हमारे स्टेटस जो होता है वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। कैरियर में प्रॉब्लम, स्टेटस में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आएगी अगर टेंथ हाउस में कालसर्प दोष लगा हो तो। और इलेवेंथ हाउस में हो तो गेन का होता है, लाभ का होता है, आय में कमी हो सकती है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, मित्र के धोखा का सामना करना पड़ सकता है। ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो खर्चों का होता है, तो खर्चों में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव भी होगा, अचानक पैसा खर्च भी होगा, और मेंटली डिस्टर्बेंस भी होगी। तो यहाँ पे जब कालसर्प दोष बनेंगे तो ये सारे इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पे उपाय क्या करना होता है कालसर्प दोष अगर हो तो? राहु केतु के मंत्रों का जाप, सबसे पहला काम ये है। दूसरा, सर्प सूतक एक पाठ आता है, उसको करना होगा, ये आप नेट में सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। कालसर्प दोष की एक पूजा होती है, वो पंडित से कराई जाती है, वो करते हैं नाग नागिन को लेके, तो वो कालसर्प दोष निवारण की पूजा करानी होती है। रुद्र अभिषेक, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप रुद्र अभिषेक हमेशा कराते रहो, हर 6 महीने में कराते रहो, जिसको भी कालसर्प दोष है। ग्रहों की शांति के लिए रत्न धारण करना, ये तो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि उसमें अगर ठीक क्या है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली, तो ये टॉपिक हटा दो बेसिक से। नाग पंचमी के दिन नाग की सेवा करना, नाग की पूजा करना, शिव मंदिर जाके शिव की पूजा करना, ये आप कर सकते हो। तो ये आप कालसर्प दोष में कर सकते हो, और जब ये आप कालसर्प दोष का उपाय करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सुख समृद्धि भी आएगी। यहाँ तक कालसर्प दोष था क्लियर? मैम, मैंने देखा है कई एस्ट्रोलॉजर्स को, पंडित नहीं होते, फिर भी वो कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं, पहले सीखते हैं, फिर सिखाते भी हैं, कराते भी हैं। मैम ये क्या स्टोरी है? वो कर्म कितने कांड, सत्यता है इसमें? वो कर्म कांड का होता है, जिन्होंने कर्म नहीं कांड मैम, मतलब पंडित नहीं करा रहा तो क्या एस्ट्रोलॉजर पंडित भी से तो कोई करा रहे हैं, तो मतलब क्या वो नहीं है। सही है? अपन देखो,
पंडित से कोई अगर इंटरेस्ट हमारे मेन कर्म कांड का मेन करना हो, मेन डिपेंड करता है कराने वाले के ऊपर। फिर से बोलना एक बार नीरज जी। देखो मेन तो कराने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे कराता है। अब ये देखो कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, काम तो ब्राह्मण का है ना ये। उन्होंने ना कर्म कांड का कोर्स करा होता है, बेसिकली उन्होंने कर्म कोर्स कांड किया कोर्स होता किया होता कोर्स किया मैं वही ये कह रहा हूँ ना कि वो अपना अपना काम उन्होंने सीखा हुआ है, है, तो आचार्य की करा उसमें सकते। उन्होंने। अगर मैंने भी किया होता मंत्र जाप का उच्चारण वगैरह, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी होती, मैं भी करा सकती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अब जैसे आप मैम साबर मैं मंत्र उस का करते हो, मंत्र का उच्चारण आपका कैसा है, वो चीजें तो अगर आप भी कर सकते हो तो करा सकते हो आप भी, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते। मैम मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम कोई ग्रह के लिए कोई पूजा कराते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम पंडित नहीं है, तो हम्म। क्या इसका प्रभाव हम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर करो, मेरे को समझ नहीं आया सीरियसली में। अब मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पंडित नहीं है, पंडित अब नहीं। वो कालसर्प दोष की पूजा कराएगा किसी व्यक्ति की, कहीं से भी सीख के, XYZ, तो अब क्या उस पे प्रभाव पड़ेगा जो करा रहा है पूजा, उस देखो व्यक्ति अगर जातक की पूजा सही जो करा रहा तरीके है? से करा रहा है, पूरी निष्ठा भाव से करा रहा है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं कर रहा है, तो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात बताऊंगी, अगर हम कहें आज के टाइम में हम चाहे कोई भी उससे हो, जाति से हो, क्षत्रिय हो, जो मर्जी हो, लेकिन काम हम आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, पंडिताइन का, पंडित का, तो हम भी उस क्वालिटी में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि हम उस क्वालिटी में नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं हम में भी वो गुण आ गए। अगर हमें ये चीज दी है भगवान ने करने के लिए, कुछ सोच समझ के दी होगी, हो सकता है हम पुराने जन्म में शायद उससे कनेक्टेड हो, तो इस वजह से हमें मिली। करा सकता है बट कराने का तरीका उसका प्रॉपर होना चाहिए। अब नीरज जी, हमारे जो गौरव जी है वो भी तो पंडित थोड़ी ना है, हाँ वो भी करा लेता है। कराते हैं, बिल्कुल देखो कराते हैं। मैं कुणाल जी अब एक चीज देखो, नोटिस करना, जितने भी ब्राह्मण है, मंदिर में पंडित है, कुछ भी है, उनके बच्चे इस लाइन में नहीं आ रहे। हम्म। हम्म। क्यों नहीं आ रहे? रीजन मुझे नहीं पता। आप वाली बात प्रभाव पड़ता है। प्रभाव वो पड़ता है देख ऐसा रहे हैं कह कि रहे हो आपका आप? क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप पे, वो हम इसलिए पे, नहीं आ सब पे रहे। पड़ेगा प्रभाव? तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बहुत, पड़ेगा जी, 100% पड़ेगा जी। थोड़ा बहुत तो प्रभाव वैसे भी पड़ेगा ही, क्योंकि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी होती ही श्रापित ज्ञान है बेसिकली। तो नेगेटिवनेस तो अब यही देखो, आपको भी पता है कि एस्ट्रोलॉजी अगर कर रहे हैं, हम किसी की एनर्जी ले रहे हैं, तो उसकी नेगेटिविटी तो आएगी आएगी हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आएगी आएगी। लेकिन कर सकते मतलब हो, किसी, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही, कर सकते हो। मैम यदि किसी का हम प्लेनेट ठीक कर रहे हैं तो हम्म। उसकी जो निगेटिव एनर्जी वो हमारे ऊपर तो आएगी ना, क्योंकि हमने हाँ प्लेनेट के वो साथ तो छेड़छाड़ आएगी, करी है। वो तो शुरू से ही फिक्स है, वो तो आएगी आएगी। फिर अपना और अभी तो हमें ठीक करना पड़ेगा। अपना और करने के लिए। अगर हम अपना ऑरा ठीक करते रहे, अपने जो भी मेडिटेशन वगैरह जो भी आप करते हो, या ऑरा रिमूव करते हो, हम्म, क्लिनजिंग करते हो, ये चीजें हमें फिर टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी अपने साथ। करनी पड़ेगी बिल्कुल। नहीं करोगे तब तो डेफिनेटली हमारे ऊपर, चाहे हम कुंडली भी देख रहे हैं तो भी वो इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर, फिर पूजा पाठ क्या करने की। अच्छा। वो आप कुंडली भी देख रहे हो ना, तो उसकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आती है, ये मत सोचो उसकी नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये तो हमने महसूस कर ही लिया मैम 2 दिन में। कितनी ज्यादा नेगेटिविटी आ रही थी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर तो मैम जीपू सिंबल बेस्ट है। हाँ जीबू सिंबल भी अच्छा है, बिल्कुल मतलब मैम उससे क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्लीनिंग भी हो जाएगी और पावर भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है, वो रेमेडी है ना, वो तो हम रेमेडी बढ़िया देख रहे हैं ग्रेटिट्यूड एक्चुअली। हम ग्रेटिट्यूड देते रहो। नहीं देख रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हम उसे उस चीज की रेमेडी दे रहे हैं। तो जब रेमेडी दे रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन हाँ रेमेडी जब देते हैं ना, वो रेमेडी भी दूसरे पर्सन पे तभी वर्क करती है जब वो कुछ चार्ज पे करता है, अदरवाइज उसका भी असर नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि ये मैंने नोट किया है, कई लोग होते हैं ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं कि ठीक है कर दो कर दो, वो बार बार चक्कर लगाते हैं, उनका काम नहीं बन पाता, कह रहे मेरा ये काम। काम नहीं बन पाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जहाँ होता क्या है,
अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी कुंडली में ही है, मैं अपने कुंडली में ही बताती हूँ। मेरे साथ ये है, मेरा सूर्य बुध 6th हाउस में है। लाल किताब के अच्छा। हिसाब से 6th हाउस में जिसका भी सूर्य बुध की युति हो, उसके साथ हम्म, जो भी उससे एस्ट्रोलॉजी करा रहा है या जो भी उसके दिखा रहा है कुंडली, अगर वो उसे चार्ज करेगा या उसे कुछ देगा, तो उसका जो होना है वो हो जाएगा। अच्छा। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें हम्म, करना पड़ता है उस पर्सन को, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उन्हें देना पड़ता है, ताकि जो उनके लाइफ में जो इवेंट है वो हो। ओके। मतलब अच्छा। आपको देना पड़ेगा पैसा जिससे कि हमारी लाइफ में इवेंट वो हो, ऐसा हाँ, आप कह रहे हो ना? आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा। मैम मेरा मतलब भी है जब ऐसे तो इवेंट छठे घर करेगा में, वो। सूर्य बुध दोनों है। छठे में, हैं? साथ 6th बैठे हाउस में, हुए 6th हाउस में, 6,000। वो चेक कर लेना। मतलब अगर कुछ होता है योग, अगर वो हो, अब जैसे गुरु 8th हाउस में है, अगर गुरु की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही, चाहे 8th हाउस में हो तो, या तो हम्म, 10th हाउस में हो तो भी 2nd हाउस में पड़ रही है, जैसे भी उसकी दृष्टि पड़ती है, तो वहां पे भी उसका जो किया हुआ है वो फलीभूत होता है, मतलब जो वो कहेगा वो बनते हैं चांसेस होने के। ये समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें वो वरदान ही मिला हुआ है कि वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। है मैम, मून है, बुध है, सूर्य है, तीनों बैठे हैं। बिल्कुल, मून, बुध और सूर्य। ये कुछ योग है अच्छा, कुंडली में। थर्ड। भी आ गया। हाँ, सन भी आ गया साथ में। बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, अब ये जो मैंने 2-3 चीजें समझाई और समझ में आ गई, शनि की 7.5 और सर्पयोग, काल सर्पयोग। काल सर्प योग, ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, हाँ, मैं एक और चीज समझा रही थी, शनि काल सर्प दोष में ना, हमारा जो सबसे खराब वाला काल सर्प दोष होता है वो कौन सा होता है? 8 से शुरू होगा जो। देखो, अब राहु 1st हाउस में है, केतु 7th हाउस में है। राहु 7th क्या में। है? मुंह है, एक सांप है जिसका मुंह है, और केतु हम्म, क्या है? पूंछ है। पूछ। अगर वो सारे प्लेनेट राहु के मुंह में आ जाए, यानी कि राहु रोटेट कैसे करता है, सबसे पहले तो ये बताओ। रेट्रो, उल्टा उल्टा। यानी उल्टा कि राहु चलेगा। यहाँ पे कैसे जाएगा? इस भाव में जाएगा, हाँ, पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सांप का मुंह कहाँ जा रहा है? पीछे की ओर जा रहा है, इस साइड से ऐसे घूमेगा। हम्म, अगर हाँ। सारे प्लेनेट यहाँ पे आके बैठ जाए, अच्छा, हाँ, मुंह इधर आ जाएगा इसका, मुंह हाँ, इधर सारे आ आएगा, जाएंगे। राहु के मुंह में सारे प्लेनेट आ गए, तो ये योग थोड़ा हम्म, सा खराब माना जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लमेटिक वाला योग होता है। अगर सारे प्लेनेट यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे क्या है? केतु के साथ करेक्ट हो रहे हैं पहले, पूछ आ गई। तो ये इतना खराब नहीं है जितना राहु के उसमें आ जाए। क्लियर? ये है काल सर्प दोष। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। आज दो मैं को। एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसा कुंडली है हमारी, हम्म, तो कुंडली में जैसे सूर्य किसी भी हाउस में बैठा है, तो कुंडली जो हम देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कहाँ से होगा ये? मतलब जो 10th हाउस है उस उधर की तरफ नॉर्थ है? ये कौन सा टॉपिक नहीं, पूछ रहे हो आप मेरे से? फोर्थ है? हाउस नॉर्थ है। कौन फोर्थ सा? हाउस की साइड नॉर्थ। क्यों? नॉर्थ तो क्यों? 10th ईस्ट हाउस के की तरफ लेफ्ट होना में चाहिए। नॉर्थ होता है, है? ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है। 10th हाउस नॉर्थ नहीं है हमारा, नॉर्थ फोर्थ इधर। फोर्थ हाउस है ना मैम? नॉर्थ 10th हाउस की तरफ होना चाहिए ना, नहीं नहीं मेरे ख्याल नहीं, से तो। ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट वेस्ट, में होता है। नॉर्थ, साउथ। क्या? ये देखो कुंडली में सामने, हाँ। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमारा ऐसे बनता है ना, जो हम ये बनाते हैं प्लस का निशान करके, समझो बात को। याद है कि भूल गए? कौन सा? एक डायरेक्शन का सिंबल आता है, आपने देखा होगा, प्लस वाला। हाँ, हाँ, उसमें कैसे लिखा आता है। होता है? ऊपर ईस्ट लिखा होता है, नीचे वेस्ट लिखा होता है।
हाँ और बिल्कुल। फिर नॉर्थ और साउथ। अगर मैं इसको यहाँ पे कुंडली के ऊपर बनाऊं तो देखो मेरा कैसे बन रहा है। दिख आपका रहा है ईस्ट कि ऊपर आ गया ना फिर। नहीं? पहले तो कलर चेंज ये करूं। तो घूम गया, ये तो घूम गया मैम फिर। कहाँ घूम गया? घूम गया ये बताओ। ये देखो, ये प्लस का निशान आया। ऊपर क्या है? ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट, नीचे वेस्ट। वेस्ट, यहाँ वेस्ट, पे नॉर्थ नॉर्थ। और साउथ। यहाँ पे साउथ। अब मेरा सवाल ये है मैम हम्म कि यदि सूर्य है थर्ड हाउस में है, तो इसमें हमें रात का समय कैसे दिखेगा इसमें कि ये रात का समय है? जो सूर्य। जन्म है वो रात के समय का है। हाँ तो थर्ड हाउस में तो रात के ही समय का होगा जन्म। हर हाउस ईस्ट, में सूर्य जो है 2-2 घंटे करता है। अगर मॉर्निंग में जो भी आपके यहाँ पे सूर्य उदय का जो टाइम है, सूर्य उदय का टाइम अप्रोक्स 5:30। 5:30 का ले लेते हैं। हम्म, 5:30 में मान लो अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड टू फर्स्ट हाउस, यहाँ पे 2 घंटे। जब हम्म, पूरा यहाँ पे दोपहर हो जाती है, जब सूर्य 10th हाउस में आता है तो दोपहर होती है। जब 7th में हाउस में आएगा तो शाम होना शुरू हो जाती है। तो ये आ, वेस्ट में आ गया। हाँ तो ये अप्रोक्स रात के कितने बजे का होगा? 12 बजे के बाद का 1:30 बजे के होगा। करीब, 1:30 बजे के करीब। हाँ 12 बजे के बाद का टाइम होगा। तो अप्रोक्स यहाँ पे होगा 12 बजे के बाद का टाइम। ठीक है ना, समझ में आया? आ गया मैम। मैम एक किसी ने भेजा था तो मैंने उसका वो लिख के भेजा, मैंने कहा भाई जो तुम बता रहे हो वो तो गलत है। मतलब उसने बड़ा अजीब सा ही लिख के भेजा कि इस राशि में होगा तो इतना टाइम होगा। तो मैंने कहा इसमें राशि तो देखनी नहीं है, इसमें तो हाउस देखना पड़ेगा हमें। देखने सूर्य, वाले राशि सूर्य भी का। देखते हैं, राशि से भी देखते हैं। राशि का भी होता है इन्वॉल्वमेंट। अच्छा। है ना, राशि वो नहीं सूर्य इसमें का तो होता है हाउस, बेसिकली। इसमें तो हाउस क्लियर ही दिख रहा है ना यदि हम ऐसा बना लेते हैं तो। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, सूर्य को देखते हैं हम बेसिकली। सूर्य कहाँ पर है? अब देखो यहाँ पे ये सूर्य है, ये सूर्य है ना। कहाँ पे दिखाया मैम? एक सेकंड को, पहले मेरे को इन सबको हटाने दो। जहां सूर्य होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम हम्म, predict करते हैं कि दिन का क्या टाइम हो सकता है। यहाँ पे देखो सूर्य कहाँ पर है? कहाँ है सूर्य 12वें भाव महाराज? में है ना। ये रहा। 12वें भाव में है। ठीक है। अगर मैं ये तो 5 समय बजे का टाइम लेके चलूं, 5 बजे का, 2-2 घंटे का, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, अप्रोक्स 9 बजे, मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम जो था इसके बर्थ का है। देखो 9 बजे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैम आपने फर्स्ट, जो ऊपर आपने फर्स्ट हाउस में हम्म ये सूर्य का उदय दिखा दिया ना? सूर्य का उदय जो है ना वो हमारा एक्चुअली में सेकंड ना हाउस। फर्स्ट हाउस ही होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पीछे करके चलते हैं। अच्छा अच्छा। है ना। तो 5:30 यहाँ पे हो गया, 7:30 यहाँ पे, 9, 9:30 के करीब कब बर्थ होगा फिर? हाँ मैं अभी पता है प्रॉपर मैथमेटिकली नहीं बता रही, लेकिन अगर आप प्रॉपर मैथमेटिकली समझना चाहते हो ना तो ऐसे ही काउंटिंग होती है। अब मेरा है अच्छा। 7:30 का टाइम है, और मेरा सन जो है वो है 6th हाउस में। तो अगर मैं कुंडली को 6। देखूं सुबह, हम्म। अगर यहाँ से करूँ तो मेरा शाम यहाँ पे आ जाएगी। शाम यहाँ शाम के पे बज के 5:30, सूर्य आता है तो शाम 5:30 हो बजे। जाती है। शाम के बाद 7:30 का टाइम अप्रोक्स कैलकुलेट करूंगी तो यहीं पे आएगा। वो हाँ प्रॉपर ये आपका तो कैलकुलेशन सही है, होती है इसकी। आपका सही है मैम। 5:30 हो गया ना यहाँ पे हम्म 7वें घर में, तो अब छठे घर में जाएंगे तो वही साढ़े अगर सात के यहाँ पे करीब 12 बजे हो गए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब वो कैलकुलेशन है पूरी एक्चुअली। नहीं मैम 2-2 घंटे का लगाओगे ना? हाँ 2-2 घंटे का, अप्रोक्स 2 2 आवर्स। हाँ तो वही 7:30, 7:30 का जन्म हो गया फिर आप ठीक है। शाम को। मैं इसकी नोट्स दे दूंगी जैसे मेरे को मिलते हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है।
हालांकि नहीं, मैंने पहले तो रिकॉर्डिंग ये मैंने डायरेक्शन ही देखी हुई नहीं, है, अगर कुणाल पहले मैं जी डायरेक्शन ही उल्टी फर्स्ट बना रही थी ना, इसलिए वो हाँ कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने ये कराया भी है। नहीं, मैं कह रही मैंने डायरेक्शन ही उल्टी बनाई ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। ठीक है, और कोई ठीक है क्वेश्चन? मैम। तो मैम जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो उसमें तो नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं और राइट में ईस्ट दिखाते हैं, तो ये उल्टी हो जाती है मुझे पतरी वास्तु की ये। नॉलेज नहीं है, मैं वास्तु की कोई बात ही नहीं कर रही। ओके। हम वास्तु की क्लास बाद में लेंगे एस्ट्रो के बाद। हाँ, जो कर रहे हो ना उसे मैं रहो अभी। आपको छोड़ेंगे नहीं आप। मैं रिवाइज कर लूंगी वास्तु दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप वास्तु भी कराते हो? अभी मैंने कराया नहीं है, करा हुआ है मैंने वास्तु, ऐसी बात नहीं है, करा मैम हुआ है। वास्तु और महावास्तु में क्या अंतर है? देखो महावास्तु थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट बेसिकली कहूँ महावास्तु वर्क नहीं करता इतना। वास्तु ही ठीक है, ओके। अगर आप बेसिक वास्तु भी जानते हो ना, वही ठीक है, क्योंकि आजकल के जो घर है ना वो ऐसे है, हम उसमें ज्यादा वो चीजें नहीं कर सकते हैं, कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते उसमें। कर ही नहीं सकते हैं। तो जो और बेसिक वास्तु है ना, रिजल्ट आपको उससे भी मिल जाता है। और मैं एक देव वास्तु भी आया कि दिशाओं के देव होते हैं, वो वाला वास्तु भी आया। बी है हाँ, कौन सा वास्तु? देव देव वास्तु, नहीं, एक बार रिपीट। उसमें अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं। हाँ वो वास्तु में ही आ जाता है, सारा आ जाता है, देव वास्तु ये ओके। सब उसी में आ जाता है। वो देव होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनका भोजन होता है। अगर उस हाउस में हम्म, प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उस रिलेटेड भोजन जो भी उनका होता है वो रखते हैं, ताकि उसकी रेमेडी करी जा सकती है। ये सारा वास्तु में आता है। हम्म, इसमें जो मैं कराऊंगी ना, वो मैं वास्तु नहीं कराऊंगी, मैं कराऊंगी भृगुनंदी वास्तु, बीएनएन वास्तु। वो कुंडली से करी जाती है और ये बेसिकली। कितने टाइम का होगा? ये अप्रोक्स 25 क्लासेस होगी इसकी, ज्यादा लंबा नहीं है कोर्स। ठीक है, जब मैं शुरू करूंगी जरूर बताऊंगी, वो बहुत अच्छा है। वो आप कुंडली से प्रेडिक्ट करोगे। आप वास्तु में तो नक्शा बनाना ये सब चीजें करनी है ना, उसमें कुंडली से ही पता चल हम्म। जाएगा। अच्छा, पर उसका घर होना चाहिए कि उसको रहना होना चाहिए उसको? हाँ, उसको रहना होना चाहिए उस घर में कि उसी के नाम पे घर होना चाहिए? पर्सन के नाम पे घर होना चाहिए। लेकिन जो हम वास्तु करते हैं ना, बीआरएल वास्तु बेसिकली प्रश्न कुंडली पे होती है हमेशा। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में चीजें जो है हर समय चेंजेस होती रहती है, कुंडली में तो चेंजेस नहीं हो सकता ना कुछ। हम्म। प्रश्न कुंडली से ये होता है कि हमें पता चलता है, प्रश्न कुंडली क्योंकि हर बार चेंज होके आएगी, और घर भी हमारा हाँ, चेंज होता रहता है। तो वहां पे सही है। प्रश्न कुंडली ज्यादा काम आती है। वास्तु अगर मैम कुंडली एक करना है, और तो चीज पूछनी है। पे करो हमेशा। मैम एक टिप लेनी है आपसे कि जैसे ना एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए हम्म, आपका माहौल ऐसा होना चाहिए, मैंने ऐसा महसूस किया है हम्म, कि आप हर कभी चलती रहे, तभी उसके मतलब फर्क आप पे ज्यादा पड़ता है, आप जल्दी सीखते हो। 2 घंटे की क्लास हमने ली, 4 घंटे हमने पढ़ाई भी कर ली, तो